हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वल्ला। आज मैं आपके साथ यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी जीआईसी और यूपी एचईएससी का चैप्टर 1 भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसे हम इंडियन प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग भी बोलते हैं। इसका जो समय है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और कुछ इतिहासकार इसे 3,000 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। 30,000 से ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो कला है उसको हम प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो हमारा राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो वह स्थान कौन सा है बच्चों? मिर्ज़ापुर है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों को है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को है। ठीक है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? आर्चीबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने की। और कब की बच्चों? 1880 ईस्वी में। ठीक है, जिसका प्रमाण हमें फरवरी 1883 ईस्वी में मिलता है। कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया। ठीक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? 7,000 वर्ष पुराना है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों पुराना है? तो 7,000 वर्ष पुराना है। तो आइए हम आगे चलते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की जो चित्रकला है उसका समय 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो स्टुअर्ट पिगाट, जो कि एक ब्रिटिश पुरातात्विक हैं, उनकी ये पुस्तक है। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जेरिको से मिले हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त होते हैं हमें जेरिको से प्राप्त होते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, जिसे हम मेगालिथिक एज बोलते हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हो गया पूर्व पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, जिसे उत्तर पाषाण काल में बोलते हैं। तो हम पूर्व पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है ये हम देख लेते हैं। 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? तो हम आगे चलते हैं। अब एक एक हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहला है हमारा पूर्व पाषाण काल, जिसको हम मेगालिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण काल युगीन मानव कहाँ रहता था? तो हमारा आंसर होगा प्रकृति निर्मित गुफाओं में, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफाएं होती थी उसी में पूर्व पाषाण का मानव जो है वो रहता था। ठीक है, मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? अर्थात मानव सर्वप्रथम धरती पर कहाँ और कब हमें दिखाई पड़ते हैं? प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में हमको मानव के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। कितने साल पहले का माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। अब हम आगे चलेंगे। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी अर्थात वर्तमान पाकिस्तान में इस समय मिलते हैं। तो क्या है हमारा? पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अर्थात पत्थरों से निर्मित प्रस्तर जो हैं वो सोहन नदी की घाटी पर प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव था शिकारी और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, पूर्व पाषाण का जो मानव था वो क्या रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था प्लाइस्टोसीन कालीन मानव जो था वो क्या था? सर्वप्रथम उपकरण कालीन निर्माता माना जाता था। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता था जिससे वे अपने हथियार को बनाते थे पूर्व पाषाण काल में। हम आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। कौन कौन से हैं? हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया और स्क्रैपर हो गया। ठीक है, हम आगे चलेंगे। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर है बेलन घाटी। बेलन घाटी एक ऐसी घाटी है जहाँ से हमें पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब और कहाँ की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुड़ापा। ठीक है, ये स्थान था, यहाँ पे मानव दक्षिण भारत में निवास करता था। अब हम देखते हैं आगे। पूर्व पाषाण युगीन मानव पूर्व पाषाणकालीन युग का मानव जो है वो दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा एक स्थान है, यहाँ पे वो क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो पूर्व पाषाण युग का जो मानव था उसको किस नाम से हम पुकारते थे? तो क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से हम पुकारते थे। ठीक है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था कौन से काल में हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया था किसने किया था? पिथिकेंथोपस पेकिनेंसिस मानव ने किया था। ठीक है, अग्नि के प्रयोगों का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल क्या है। ठीक है, मध्य पाषाण काल क्या है? इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण कहा जाता है। ठीक है, जो पूर्व पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल के बीच का जो समय होता है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर है C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से, ठीक है, प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण काल के औजार थे तो माइक्रोलिथ अर्थात माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? छोटे औजार थे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर स्थान जो है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। अब हम आगे चलेंगे। सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी मध्य पाषाण काल में, प्रारंभ कर दी गई थी। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो हमारा आंसर होगा H.D. संकालिया ने। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो मानव के जो अस्थिपंजर के जो प्रमाण हैं वो हमें मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो गया था। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हमारा आंसर होगा प्रतापगढ़, अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मानव का अस्थिपंजर का जो पहला अवशेष था वो प्राप्त हुआ था। सराय नाहर और महदया से प्राप्त हुआ था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राप्त होता है। पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण हमको आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान में बागोर से। ठीक है, तो बच्चों हम आइए आगे चलते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्या है? नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो हमारा आंसर है डॉक्टर प्राइमरोज थे, उनको इसका श्रेय जाता है। ठीक है, नवपाषाणकालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो नवपाषाणकालीन जो मानव थे वो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने क्या कर लिया था? सीख लिया था, अर्थात पत्थर से हथियारों को बनाना उसने सीख लिया था। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो हमारा आंसर है पत्थर की कुल्हाड़ी का, अर्थात मानव ने पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाना नवपाषाण काल में सीख लिया था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है खोज ली गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहीं से प्राप्त हुई है। ठीक बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आइए हम आगे चलते हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, अर्थात जिनको खंडहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनको हम खंडहर भी बोलते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम तथा गुफ कराल कश्मीर प्रांत में स्थित है से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो बुर्ज होम एक ऐसा स्थान था जहाँ पे कब्र में, ठीक है, पालतू जो कुत्ते होते थे मालिक के साथ दफना दिए जाते थे। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, अर्थात हिरन के सींगों के कहाँ से पाए गए हैं? भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद पटना के पास एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? तो नवपाषाण काल। ठीक है, पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। आइए तो हम आगे चलेंगे। अब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी जौ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी फसल गेहूँ थी। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, में स्थित कोल्डी हवा से प्राप्त होता था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, जो अब प्रयागराज बन चुका है। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? अर्थात नवपाषाण का जो मानव था उन्होंने बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि नवपाषाण का मानव जो था वो काफ़ी हद तक विकास कर लिया था। उसने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था, और रहने के लिए जो प्राकृतिक कंदराओं को छोड़कर वह स्वयं अपनी बस्तियां बनाना उसने प्रारंभ कर दिया था। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, जिसे वह चाक पर बनाता था? तो नवपाषाण कालीन मानव था। आइए हम आगे चलते हैं। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था वेल्लारी। नवपाषाण कालीन एक गड्ढा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, नवपाषाण कालीन एक क्या है? एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र,
ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो नवपाषाणकालीन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए तो हम आगे चलते हैं। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा वेल्लारी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला स्थान है मिर्ज़ापुर। ठीक है, आप सभी लोगों ने मिर्ज़ापुर के बारे में तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो वह स्थान है मिर्ज़ापुर, अर्थात उत्तर प्रदेश का वह स्थान है मिर्ज़ापुर जहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हैं एक भलडरिया अर्थात मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है जो 5000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। D.L. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल, ठीक है, वो गुफाओं को बताया गया है। सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 100 गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों का श्रेय मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर आधारित हैं? तो आखेट पर आधारित हैं। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो सोरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों पर मिले हुए हैं? तो सोहरो घाट से प्राप्त हुए हैं। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो भलडरिया मिर्ज़ापुर में। हम आगे चलेंगे। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर की घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है? तो वो हैं A.H. ब्रॉड्रिक। ठीक है, जिन्होंने इस चित्र को, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में, ठीक है, मिर्ज़ापुर की घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है इस चित्र को। ठीक बच्चों, तो आइए फिर हम आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। ठीक है, हम पुस्तकें और लेखक देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। ठीक है, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, जो 1936 ईस्वी में, ठीक है, एक इसकी है D.H. गार्डन की है। तीसरी पुस्तक हमारी है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, जो कि किसकी है? एलन हार्टक ब्रॉड्रिक की है। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो कि 1968 ईस्वी में एलन हार्टक ब्रॉड्रिक ने इसको प्रकाशित किया, अर्थात ये लेखक हैं। और प्रीहिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 ईस्वी में, इसके लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगाट हैं। पांचवी पुस्तक हमारी है आवर हेरिटेज इन आर्ट, ठीक है, 1952 ईस्वी में, ये असित कुमार हल्दर जी के हैं। ठीक है, आप लोगों ने असित कुमार हल्दर जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। भारतीय चित्रकला के इतिहासकारों में आपने असित कुमार हल्दर जी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। असित कुमार हल्दर जी के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा, जो कि बंगाल शैली के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। ठीक है, जिन्होंने वास पद्धति से बंगाल शैली में अनेकों चित्र बनाए हैं। ठीक है, आइए तो हम आगे चलते हैं। इंडियन पेंटिंग जो कि 1929 ईस्वी में किसकी है? पर्सी ब्राउन के है। ठीक है, ये हमारे पुस्तक और लेखक हो गए। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो वो उत्तर पाषाण काल के हैं। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देखते हैं? तो घोड़े और हाथी की छवियाँ हमें दिखती हैं। लखनिया दरी की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो लखनिया की एक दरी जो गुफा है वहाँ पे अंकित है। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए जाना जाता है बच्चों? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मिर्ज़ापुर में। ठीक है। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो हरनी हरन। क्या है? हरनी हरन से हमारी हरनी हरन से प्राप्त हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन जो गुफा से प्राप्त हुआ है। हरनी हरन बच्चों क्या है? प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है। सिंघनपुर, आइए हम आगे चलते हैं, सिंघनपुर के बारे में पढ़ेंगे। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की है? तो C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की है। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की है? तो C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की है। ठीक है बच्चों, हम आगे चलेंगे अब। सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट पर, अर्थात पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं तो सिंघनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों आप चित्र देख सकते हैं, सिंघनपुर की गुफा है, यहाँ पे चित्र जो प्राप्त हुआ है शिकारी, इस चित्र का नाम है। तो 5500 ईसा पूर्व तक का है। हम आगे चलेंगे, ये चित्र है, आप देख सकते हैं। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहकारी दृश्य कहाँ अंकित है? तो सिंघनपुर में। ठीक है, कहाँ अंकित है बच्चों? सिंघनपुर में अंकित है। एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो सिंघनपुर में है। कहाँ पे है? सिंघनपुर में है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। छेपांकन अर्थात स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? तो सिंघनपुर में अंकित किए गए हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम आपको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरी हमारी क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी गुफा है। ठीक है, हमने 2 गुफा कवर कर लिए, हम तीसरी गुफा पढ़ने जा रहे हैं, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, अर्थात उनके पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में की। ठीक है, पंचमढ़ी का एक फेमस चित्र आप देख सकते हैं, यह शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। ठीक है, यह चित्र 5000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये चित्र आप देख सकते हैं चित्र में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? तो पंचमढ़ी के। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? तो पंचमढ़ी हमारी जो गुफा है, पंचमढ़ी गुफा में इन चित्रों को अंकित किया गया है। कौन कौन से चित्र हैं बच्चों? शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि हमारे ये चित्र कहाँ हैं? पंचमढ़ी में। ठीक है, आगे चलते हम। सशस्त्र युद्ध
दृश्यों के चित्र मिलते हैं तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? तो सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। ठीक है, कौन से रंग से सब बनाए गए हैं बच्चों? सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसके बारे में मैंने आपको आगे भी बताया है, तो D.H. गार्डन है, उनकी ये पुस्तक है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रक्त की पुतरियाँ कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। सितार वादक तथा गंधर्व मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खो से प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? पांडवों से, अर्थात 5 पांडवों से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद हम देखेंगे। होशंगाबाद क्या है? होशंगाबाद हमारी गुफा है। ठीक है, अब क्या है? नर्मदापुरम में है। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की है? अर्थात मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की है। ठीक है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक चित्र आप देख सकते हैं, ये क्या है? शिलाश्रय। ठीक है, आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिराफ का समूह जो 5000 ईसा पूर्व तक का है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? तो आपने ऊपर पढ़ा, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो होशंगाबाद में। ठीक है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र, आइए हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण केंद्र और खोजकर्ता क्या हैं। प्रागैतिहासिक केंद्र कौन कौन से? मिर्ज़ापुर क्षेत्र का कैमूर की पहाड़ियाँ, इसकी खोजकर्ता कार्लाइल हैं, जिन्होंने 1880 ईस्वी में, वर्ष कौन था? 1880 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रागैतिहासिक केंद्र है वेल्लारी। ठीक है, जिसकी खोजकर्ता कौन है? F. फॉसेट, जिन्होंने वर्ष 1892 ईस्वी में, ठीक है, इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज की। तीसरा है सिंघनपुर। सिंघनपुर के हैं C.W. एंडरसन, जिन्होंने 1990 ईस्वी में की इसकी खोज। चौथा है पंचमढ़ी, ठीक है, जिसके हैं D.H. गार्डन, जिन्होंने 1936 ईस्वी में इसकी खोज की। पांचवा है महत्वपूर्ण भीमबेटका, ठीक है, V.S. वाकड़कर हैं, जिन्होंने 1958 ईस्वी में, ठीक है, इसकी खोज की है। छठवां है होशंगाबाद। होशंगाबाद का खोजकर्ता मनोरंजन घोष है, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। और सातवां है बांदा, ठीक है, जिसके C.A. सिल्वेरार्ड हैं, इन्होंने 1907 ईस्वी में की। तो हमने प्रागैतिहासिक केंद्र की खोजकर्ता और वर्ष, ठीक है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। होशंगाबाद के सर्वप्रसिद्ध शैलाश्रय, ठीक है, पर अंकित चित्र विशेष रूप से द्रष्टव्य है। जिराफ ग्रुप को दर्शाया गया है, ठीक है, इस चित्र में शिलाश्रय संख्या 10 पर अंकित। होशंगाबाद के क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है, उसकी माप क्या है? तो उसकी माप है 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 1 दर्जन, अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कुल 18 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? तो होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। ठीक है, वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से। ठीक है, आई होप आपको ये गुफा पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारी 5वीं गुफा क्या है? भीमबेटका। ठीक है,
भीमबेटका के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए भीमबेटका के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री V.S. वाकड़कर ने 1957 से 58 ईस्वी के मध्य की है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे। भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तुम्हारा राइट आंसर है 1975 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट स्थित है, ठीक है। आइए हम आगे चलेंगे। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। रायसेन जिला है। भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। शिकार का नृत्य, ये आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है, जो भीमबेटका शैलाश्रय से प्राप्त हुआ है, जो 5500 ईसा पूर्व का है, ठीक है बच्चों। हम आगे चलेंगे। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल शहर के पास स्थित है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है भोपाल। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? पहाड़ी विंध्य श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, गुफा है, पहाड़ी है, ठीक है, शैलाश्रय है, क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका एक पहाड़ी है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति मानी जाती है, ठीक बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे देखें। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका का शैलाश्रय जो है सबसे सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो 600 हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भोपाल मंडल के अनुसार, ठीक है। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार, ठीक है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है? तो यशोधर मठपाल, ठीक है, जो कि पुरातात्विक चित्रकार एवं क्यूरेटर थे, ठीक है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को कहा जाता है ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑडिटोरियम जिसे सभागार भी कहा जाता है। विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच है भीमबेटका का शैलाश्रय संख्या 3 सभागार जो है, ये क्या है? विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच है, ठीक बच्चों। हम आगे बढ़ेंगे। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र और स्थान के बारे में पढ़ेंगे। घायल सुअर जो है चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? भंडरिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। महामहिष का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। गेंडे का आखेट, ठीक है, घोड़मगर मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। पहिएदार गाड़ी विंडम मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। बारासिंगे का आखेट लिखुनिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। बच्चों हमारा आगे चलिए देखते हैं। बारासिंगे का आखेट चित्र लिखुनिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। मयूर अर्थात मोर का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आदिम वन देवी, ठीक है,
ये आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। घायल भैंसा सिंगरपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। कंगारू सिंगनपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश। शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध पोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गैंडे का आखेट करते हुए भिखारी हरनी हरन मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी हरनी हरन मिर्जापुर से, कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन मिर्जापुर से। ठीक, भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर अर्थात जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? तो शैलाश्रय संख्या 4 को, ठीक है, जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय में मोर का अंकन हुआ है? तो शैलाश्रय संख्या 10 में हुआ है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाला शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो दीवार व छतों पर। ठीक है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाला चित्र अधिकतर कहाँ प्राप्त होता है? हमें दीवारों पर व छतों पर प्राप्त होता है। भीमबेटका के शैलाश्रय में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो लाल या गेरुए। ठीक है, गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। इसे आप याद रखेंगे बच्चों एग्जाम के लिए। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी या मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ठीक है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय वराह अर्थात जंगली सुअर का अंकन हुआ है? तो शैलाश्रय संख्या 15 में। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे छठवीं गुफा हमारी कौन सी है? चक्रधर गुफा। ठीक है, चक्रधर गुफा प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो बिहार। ठीक है, अब झारखंड के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, चक्रधरपुर। लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? तो चक्रधरपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने किस वर्ष पहले का बताया है? तो 3000 ईसा पूर्व पहले का बताया हुआ है। ठीक है, असित कुमार हल्दर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों। आगे चलते हैं। विलास सरंगम, ठीक है, हमारी 7वीं गुफा है। विलास सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में, वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? तो विलास सरंगम से प्राप्त हैं। जादू के प्रचलन के लिए अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो विलास सरंगम। ठीक बच्चों, आगे चढ़ेंगे हम। हमारी 8वीं गुफा का क्या नाम है? वेल्लारी। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वेल्लारी है। वेल्लारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सन 1892 ईस्वी में वेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? तो एफ फॉसेट ने। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था वेल्लारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो वेल्लारी में। 6 कोड़ों का सितारा कहाँ अंकित है? तो वेल्लारी हो गया। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो वेल्लारी है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। रायचूर हमारी गुफा 9वीं गुफा हमारी कौन सी है? रायचूर के नाम से जानी जाती है। सन 1955 ईस्वी में रायचूर की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? तो लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्विन ने। आगे बढ़ेंगे हम। अल्विन दंपति ने रायपुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है। 3000 ईसा पूर्व का बताया है। ठीक बच्चों, हम अपनी 10वीं गुफा के बारे में पढ़ते हैं। एडकल की गुफाएं। एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो केरल के वायनाड जिले में। केरल के वायनाड के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। ठीक है, एडगल गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में की। एडगल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 2 प्राप्त हुई हैं।
वेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? तो एडगल गुफा में। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? तो एडगल गुफा में चित्रित किया गया है। आगे आगे देखते हैं बच्चों, एडगल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय क्या है? 6000 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कोटा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग में स्थित अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं। भीलवाड़ा अर्थात जो कि राजस्थान में है, उसका शैल चित्र आप देख सकते हैं, जिसका चित्र बना हुआ है 5000 ईसा पूर्व का है ये। अल्निया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग से निर्मित हैं? गेरुआ रंग से निर्मित है। ठीक है, राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सीता जी के मांडगो। अल्निया नदी घाटी को सीता जी के मांडड़ों से संबंधित माना जाता है। ठीक है, हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव कृतियों का बहुलता से अंकन मिलता है। ठीक है, अल्निया नदी के शैलाश्रयों में। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? तो उसके पीछे भय, जादू, टोना, टोटका, चिर स्मृति, विजय, ठीक है, आदि इनके पीछे। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव के जो चित्र थे उसके पीछे की जो रचना थी, रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? तो क्या था? भय था, जादू था, टोना था, टोटका था, विजय थी, ठीक है, आदि ये सारी चीज़ें थी। हम आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? तो आदि मानवों का दैनिक जीवन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मार कर खाना, उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन आदि करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? तो स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं। ठीक, सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य आदि। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही हैं भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू, टोना आदि। ठीक बच्चों, आइए हम आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या कौन से थे? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? आखेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? आखेट से। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी आदि। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं वन्य पशुओं का आखेट, आपस में युद्ध करते हुए मनुष्य तथा धार्मिक अनुष्ठान या पूजा की आकृतियाँ। ठीक बच्चों, हम आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? तो हिरण का, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर, ठीक, आदि का। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो हिरण, तत्पश्चात बारहसिंगा का हुआ है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो मयूर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो सहचर, सहनर्तन, प्रशासन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य आदि। आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया है स्त्रियों को। ठीक है, नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक, वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है ढोल, मृदंग, डमरू,
ठीक, पंचतंत्री तथा गिटार आदि का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? तो पीपल को चित्रित किया गया है। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? तो सर्प का। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? अलंकारिक लोक शैली की हैं। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक से माना जाता है। आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत विचित्र किया पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है प्रागैतिहासिक युग के मनुष्यों का संपूर्ण इतिहास। ठीक, चलिए बच्चों फिर हम आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है, रेखाओं द्वारा बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ हैं, आपने अभी आगे पढ़ा। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं? तो खनिज रंग तथा भूमिज रंग का। ठीक है, गेहूं के अलावा आदि कालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? तो हिरौंजी, रामरज, खड़िया। ठीक है, इन सब का अधिकता से प्रयोग करते थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? तो कोयला या काजल का। ठीक है, आई होप आप क्लियर देख पा रहे हो। प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? तो आपका आंसर होगा कोयला या काजल का। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से। ठीक है, किससे? गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत का। ठीक, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? गति एवं सजीवता दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? एक गुहा चित्र है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो चट्टानों की जो खुरदुरी दीवारों पर बनाई गई है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को कहाँ बनाया गया है? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर बनाया गया है। आदिकालीन चित्र लाल, गेरू या हिरौंजी, काले, कोयला या काजल या कालिक से, सफ़ेद खड़िया से रंगों को किस में मिलाकर बनाए गए हैं? पशुओं की चर्बी में मिलाकर बनाए गए हैं। ठीक, तो बच्चों हम आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों में चमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ठीक है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संबंधित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है नुकीली पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर से खोदकर। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका अर्थात ब्रश को बनाता था, किससे बनाता था? किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर, ठीक है, बनाते थे। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे। पशुओं के पुट्ठे की हड्डी का प्रयोग करते थे। ठीक है, हम आगे चलेंगे। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो जो छापा चित्र हैं उनका आरंभ प्रागैतिहासिक कालीन अर्थात प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया है आपको। तो बच्चों आज हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला का चैप्टर 1 कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।